के कुछ एग्जांपल्स पहले हम सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल मूव अहेड विद द एक्सरसाइज. Camera, those who have the access of their webcam. I don't see Rohan. Rohan's video is off. Barkha. Okay. Okay, so we'll start with our today's session. तो एक बेसिक से क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आज का सेशन, जो आपने 9th स्टैंडर्ड के एक हेरॉन्स फॉर्मूला में पढ़ा था. लेट्स टेक इट एज, वहां पर आपने देखा था कि द एंगल्स आर इन द रेशियो, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 3:4:5. I hope so this is clearly visible to all of you. Please let me know in the chat box. Okay, perfect. तो एंगल्स इस तीन रेशियो के फॉर्म में दिया जाता था, तो आप इसमें ले लेते थे तीनों एंगल्स को इन मल्टीपल ऑफ एक्स. जैसे कि पहला एंगल आप ले लेते थे 3x, योर सेकंड एंगल इज 4x एंड 5x. दैट मींस इफ समथिंग इज गिवन इन द रेशियो, आप उन सब को एक कॉमन फैक्टर से ही मल्टीप्लाई करके लिस्ट आउट कर दोगे. फिर इसको ऐड करके आप 180 के साथ कंपेयर करते थे एंड x की वैल्यू ढूंढते थे. ओके, तो बस वैसा ही कुछ चीज आज हम चालू करने वाले हैं फ्रॉम द एग्जाम्पल नंबर 11. Everyone just open example number 11 in your textbook and just read the question. Example number 11. The ratio of incomes of two persons is 9:7 and the ratio of their expenditures is 4:3. ओके, तो दो चीजें यहाँ दी गई है. एक तो इनकम का रेशियो दिया है और दूसरा एक्सपेंडिचर. कॉमन मल्टीपल के साथ ही उसको रिप्रेजेंट करोगे. तो ध्यान से देखना इसका स्टेटमेंट, हाउ आई एम गोइंग टू राइट इट, एंड इसका हम अजम्पशन कैसे करने वाले हैं. एग्जाम्पल नंबर 11. So the very first thing that is given in your question is that the ratio of their income, the ratio, voice clarity, I think so it's perfect. Okay. The ratio of incomes of two persons is 9:7. So I can take it as कि हम ले लेंगे let the income. स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. Let the income of the first person and the second person, first person and the second person. अब रेशियो के फॉर्म में दिया है तो हम उसको ले लेंगे कि फर्स्ट पर्सन की जो इनकम है दैट इज 9x एंड द इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन भी 7x. ओके, तो रवि, आप दोनों की थोड़ा सा इनकम जोर आपको मिल से, चुकी है. यहाँ पे हमने इनको लिया है x के फॉर्म में. यस, रवि थोड़ा सा लाउडर बोलना द स्टूडेंट. रेशियो जो उनकी दी. यस, so as you can see in the very first statement that the ratio of their income is 9:7. तो हमने इसमें से फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन दोनों को हमने x के मल्टीपल्स में उनका इनकम शो कर दिया कि फर्स्ट वाला जो पर्सन है उसका इनकम है 9x एंड द इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन इज 7x अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन. वैसा ही एक और रेशियो दिया गया है आपके क्वेश्चन में. एक्सपेंडिचर का रेशियो है 4:3. अब अगेन रेशियो है तो हमें इसको किसी एक मल्टीपल के फॉर्म में लेकर स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा. तो एक्सपेंडिचर का रेशियो 4:3 दिया हुआ है, तो अगेन वी विल कन्वर्ट इट इन द मल्टीपल फॉर्म कि लेट द एक्सपेंडिचर, let the expenditure of the first person
एंड सेकेंड पर्सन। जिस तरीके से आपने इनकम को शो किया वैसे ही हम एक्सपेंडिचर को लिस्ट आउट करेंगे, दी 4y एंड 3y। अगेन मैंने दोनों रेशियो में मेरे वेरिएबल को अलग लिया है, जिस कांस्टेंट के साथ में हमने मल्टीप्लाई किया है दोनों को, बोथ आर डिफरेंट। इन द फर्स्ट रेशियो जो इनकम का रेशियो था वहां पे मैंने लिया था x, एंड जो दूसरा रेशियो है एक्सपेंडिचर का वहां पे मैंने मल्टीप्लाई किया है विथ y। तो नाउ यू कैन क्लियरली से कि अगर मैं पूछूं आपको फर्स्ट पर्सन की इनकम क्या है, यू विल से इट एज 9x। फर्स्ट पर्सन का एक्सपेंडिचर कितना है, यू विल से इट एज 4y। वैसे ही सेकेंड पर्सन का इनकम 7x एंड सेकेंड पर्सन का एक्सपेंडिचर इज 3y। नाउ अब स्टेटमेंट थोड़ा और आगे रीड करो क्वेश्चन में। इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹2000 पर मंथ, हर महीने वो लोग 2000 रुपीज सेव कर पाते हैं। नाउ अब सेविंग्स को आई कैन राइट इट लाइक दिस कि जितना उनकी इनकम है उसमें से आप उनके एक्सपेंस को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको क्या मिलेगा, सेविंग। दैट इज द क्लियर रूल जहां से आप सेविंग्स को डिफाइन कर सकते हो कि जितना इनकम है उसमें से आप एक्सपेंस को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा सेविंग्स। ओके, तो अगर मैं वैसे ही फर्स्ट वाले पर्सन का एक इक्वेशन बनाना चाहूं फॉर द फर्स्ट पर्सन की जो इनकम है दैट इज 9x, फर्स्ट पर्सन का जो एक्सपेंस है दैट इज 4y। अब इनकम में से एक्सपेंस निकल गया तो बचता है सेविंग्स, और फर्स्ट पर्सन सेव करता है हर महीने 2000 रुपीज। ओके, इन द सेम वे इफ आई गो फॉर द सेकेंड पर्सन, कि सेकेंड जो दूसरा इंसान है उसका भी ऐसा ही एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। नाउ इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन, एज यू कैन सी इन योर अजम्पशन, आपने लिया हुआ है 7x and the expense of the second person is 3y। दूसरा पर्सन भी हर महीने 2000 रुपए सेव कर लेता है। परफेक्ट। तो दो इक्वेशंस बन चुके हैं आपके पास, वन इज फॉर द फर्स्ट पर्सन एंड वन इज फॉर द सेकेंड पर्सन। नाउ you already are very much aware of the different methods how to solve such kind of linear equation। आपने सबसे पहले सेशन में किया था, जैसे कि स्टार्ट किया था आपने सब्स्टिट्यूशन से, फिर एलिमिनेशन, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो उन तीनों में से आप जो यूज करना चाहे कर सकते हैं, बट आई विल रिकमेंड यू टू गो फॉर द एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि वो बहुत ही इजी होता है एंड आपका आंसर बहुत ही जल्दी आ जाएगा उससे। तो ये वाले क्वेश्चन में मैं आपको एक बार पूरा एक्सप्लेन और पूरा का पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूं, एंड आफ्टर दिस इसके बाद हम जो वर्ड प्रॉब्लम लेंगे उसमें मैं सिर्फ आपको इक्वेशन फ्रेम करके दे दूंगा, आपको सॉल्यूशन फिर खुद से करना रहेगा। परफेक्ट। ओके, तो हमें दो इक्वेशन मिल चुका है, अब हम जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड की तरफ। तो एलिमिनेशन मेथड यूज करने के लिए किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को आपको सेम करना रहेगा। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट वाले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है 4 एंड फॉर द सेकंड वन इट इज 3। दोनों को सेम करते हैं तो यू कैन से कि दोनों में कॉमन जो मल्टीपल आएगा दैट इज 12। तो हम सबसे पहले वाले इक्वेशन को विल मल्टीप्लाई इट बाय 3। तो आपका जो नया इक्वेशन बनेगा दैट विल बी 27x minus 12y is equals to 6000। वैसे ही दूसरे वाले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 12 करना है तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। तो चलो मल्टीप्लाई कर दो फटाफट। 7 into 4 you are going to get as 28x minus 12y and in the RHS it will be 8000। ओके, तो एलिमिनेशन यानी कि अब देखो y की जो कोफिशिएंट्स हैं दोनों के साइन सेम है, यानी कि हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन दैट मींस चेंज द साइन। ये 28 के पास है प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस, दिस विल बिकम प्लस एंड दिस विल बिकम माइनस। ओके, तो चलो कैंसलेशन करते हैं।
the y part will get cancelled out and आपके पास बच जाएगा यहाँ पर से minus x and in the RHS you will be left out with minus 2000. दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसल आउट कर देते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है 2000. ओके, x मिल जाने के बाद अब आप x की वैल्यू जो भी इक्वेशन सबसे छोटा सा दिखता है उसमें आप किसी में भी डाल दो x की वैल्यू एंड उसके बाद आपको मिल जाएगा y. ओके, सो आई एम सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x in this equation, that is equation number 1. 9x minus 4y is equals to 2000. x की वैल्यू 2 times 2000 minus 4y is equals to 2000. चलो अब इसको आप जब सॉल्व करोगे so 9 into 2000 will give you 18,000. 18,000 और ये 2000 इस साइड आ जाएगा तो 18,000 माइनस 2000 एंड माइनस 4y को हमने ले लिया है RHS में. So you will be left out with 16,000 is equals to 4y. तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो y की वैल्यू आपको मिलेगी 4,000. ओके, तो आई थिंक सो कि आपको सॉल्व करना तो आता है बट फिर भी मैंने आपके लिए एक एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करके दिया है. नाउ द क्वेश्चन डजंट एंड्स ओवर हियर. आपने तो सिर्फ x एंड y ढूंढा है, आपको ढूंढना है कि ये दोनों इंसान जो थे इनका मंथली इनकम कितना है. एंड मंथली इनकम आपका अजम्पशन देखो ध्यान से. फर्स्ट पर्सन की मंथली इनकम है 9x एंड सेकेंड पर्सन की मंथली इनकम है 7x. तो आपको ढूंढना है मंथली इनकम. तो आप क्या करोगे, फर्स्ट पर्सन को जो आपने अज्यूम किया था उनका इनकम 9x, उसमें आप 2000 मल्टीप्लाई कर दो 9 के साथ, यू विल गेट द इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन, दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ रुपीज. एंड वैसे ही सेकेंड पर्सन का जो आपने अजम्पशन किया था, इन दोनों अजम्पशन में आप यहाँ पे जरूर डालेंगे. ओके, आई फॉरगॉट टू राइट द यूनिट ओवर हियर, बट आप कभी भी अगर रुपीज का यानी कि अमाउंट का अजम्पशन आप कभी भी करोगे तो हमेशा वो यूनिट के साथ ही होना चाहिए. वैसे ही एक्सपेंस में भी, अब ये भी तो अमाउंट ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां पर भी आप लिखोगे रुपीज के टर्म्स में. ओके, तो सेकेंड पर्सन का इनकम है 7x, तो ये आपने डाल दिया x यहाँ पे. अब x की वैल्यू आई थी 2000, तो टू फाइंड द इनकम आप 9 को 2000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो हो जाएगा 18,000 एंड 7 into 2000 विल गिव यू 14,000 रुपीज. तो ये आ चुका है आपका दोनों इंसान का इनकम. मान लो ऐसे ही अगर आपको बोला गया हो कि उनका एक्सपेंस भी ढूंढ दो. अब एक्सपेंस आपने अज्यूम किया है फर्स्ट पर्सन का है 4y रुपीज एंड सेकेंड पर्सन का जो एक्सपेंस है दैट इज 3y रुपीज. तो आप उसमें एक्सपेंस ढूंढने के लिए y की वैल्यू को डाल दीजिए. तो टू फाइंड द एक्सपेंस, ये तो था उनका इनकम. वैसे ही अगर एक्सपेंस ढूंढना है तो फर्स्ट पर्सन का एक्सपेंस है 4y, सेकेंड का है 3y, y में आप डाल दो 4000, तो 4 into 4000 will give you 16,000 and 3 into 4000 will give you 12,000 rupees. ठीक है, यहाँ पे एक्सपेंस पूछा नहीं गया था बट फिर भी मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ कैसे ढूंढना है वही चीज लिस्ट आउट करके दी है. So I hope so this is clear to you. This example is very important because ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है as it is same to same example. Okay, so I hope so everyone is clear with this example. अगर किसी को डाउट हो तो you can ask it after the class, and if it is clear then please make a thumbs up. आपके राइट साइड में वो ऑप्शन होता है. Everyone cleared? Good. I can see many thumbs. Good. चलो, so अब आपको लेकर चलता हूँ दूसरे एग्जाम्पल की तरफ. एग्जाम्पल 11 तो क्लियर हो चुका है आपका. So now let's move to the example number 13. Okay, example number 13 की तरफ बढ़ते हैं. Everyone just please open page number 56. Example number 13.
Okay, read the question. The sum of a two-digit number and the number obtained by reversing the digits is 66. Before starting the explanation, मैं एक आपको एक बेसिक सा फंडा सिखा देता हूं जो आपने ये 8th स्टैंडर्ड में भी सीखा है, 9th में भी सीखा है, बट अगेन आई एम रिपीटिंग फॉर ऑल ऑफ यू कि टू डिजिट नंबर मान लेते हैं 56. ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो भी 10th प्लेस पर जो डिजिट है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 10 से, एंड जो यूनिट प्लेस पर है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 से. तो आप इसको लिखो, 1 लिखो या ना लिखो, इट डजंट मेक एनी चेंजेस. चलो बैलेंस करके देखते हैं. 5 into 10 is 50 plus 6 will give you 50. ठीक है, तो इसी को अगर मैं वेरिएबल में लिखूं, मान लो कि मेरा टू डिजिट नंबर है एक्स वाई, तो इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में कुछ ऐसा लिख सकते हैं. डिजिट उससे करना है, सॉरी 10th प्लेस जो है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, एंड यूनिट प्लेस तो y से 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो यहाँ पर आपका यूनिट प्लेस पर है y एंड 10th प्लेस पर है x. तो 10th place will get multiplied by 10 and unit place will be get multiplied by 1. मान लो वैसे ही अगर 3 डिजिट x y x, क्योंकि 100th प्लेस पर है x तो you will multiply it by 100. 10th प्लेस पर है y, सो ये बन जाएगा 10y प्लस यूनिट प्लेस मल्टीप्लाई होता है 1 से, सो इट विल बी z only. ओके, so the expansion is clear to you. ये expansion अगर आ गया आपको तो आप easily इन नंबर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो. नंबर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त स्टेटमेंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि कभी कभी वो लोग देंगे सम ऑफ द डिजिट, यानी कि मान लो टू डिजिट नंबर है, डिजिट्स को ऐड करना है तो आप उसको लिखोगे x प्लस वाई. ठीक है, ये सारी चीजें आपने 8th स्टैंडर्ड में की हुई है, सो आई डोंट थिंक सो कि मुझे ये ज्यादा डिटेल में इसको लेके जाना पड़ेगा. तो हम डायरेक्टली चलते हैं एग्जांपल 13 पे. जस्ट रीड द क्वेश्चन. सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66. यानी कि टू डिजिट नंबर है तो हम अजम्पशन भी उसी तरीके से लेंगे कि एग्जांपल 13 वी आर गोइंग टू अज्यूम let the 10th place digit be x and ऐसे ही लोगे y. ओके, यानी कि मेरा नंबर बन चुका है एक्स वाई, पर कभी भी हम एक्स वाई के फॉर्म में नंबर नहीं लेंगे, हम एक्सपेंशन के तरीके से लेंगे. तो यू विल राइट therefore the number is 10x plus y. ठीक है, तो ये बन चुका है आपका ओरिजिनल नंबर 10x plus y. अब क्वेश्चन रीड करो. सम करना है टू डिजिट नंबर का एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट. अभी आपका नंबर है एक्स वाई, रिवर्स कर दोगे तो ये वाई एक्स बन जाएगा. तो वाई एक्स को इक्वेशन के फॉर्म में यू कैन राइट इट लाइक दिस 10y प्लस एक्स, क्योंकि डिजिट्स रिवर्स हो चुके हैं. वाई एक्स है, 10th प्लेस पर है y तो वो 10 से मल्टीप्लाई एंड यूनिट प्लेस वाला x 1 से. So you will write a statement after reversing the digits, the number is this 10y plus x. ठीक है, दोनों नंबर्स मिल चुके हैं, अब आपको करना है इन्हें ऐड. आपका ओरिजिनल नंबर 10x प्लस वाई और जो नंबर मिला रिवर्स करने पर डिजिट, इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दो तो आपको सम मिलता है 66, जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है. ओके, चलो ये आपको क्लियर हो गया कि एक इक्वेशन तो मिल गया. यहां से थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं. 10x प्लस एक्स 11x, 10y प्लस वाई 11y इज 66. अगर मैं यहां से 11 कॉमन लेके डिवाइड कर दूं तो मुझे मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6.
दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए एज यू नो दो इक्वेशंस चाहिए ही। एक इक्वेशन मिल चुका है, दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए आगे पढ़ो क्वेश्चन को। इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट से तो डेफिनेशन बन चुका है। सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, यानी कि दो डिजिट है, 10th प्लेस पर x, यूनिट प्लेस पर है y, इन दोनों का डिफरेंस है 2, पर सब्ट्रैक्शन में आप दो केसेस यहां पे इंक्लूड करोगे बिकॉज यू डोंट नो विच डिजिट इज बिगर। तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 भी हो सकता है, या तो फिर y माइनस एक्स इक्वल टू 2 भी तो हो सकता है। ओके, तो यू विल बी कमिंग अप विथ टू केसेस, आइदर दिस और दिस। तो सबसे पहले आप सॉल्व करोगे फॉर इक्वेशन 1 एंड 2, तो आपको एक नंबर मिल जाएगा, यानी कि x की एक वैल्यू मिल जाएगी एंड y की एक वैल्यू मिल जाएगी। और फिर उसके बाद आप सॉल्व करोगे फॉर इक्वेशन 1 एंड 3, तो यहां से भी आपको x की एक वैल्यू मिलेगी एंड y की एक वैल्यू मिलेगी। तो योर फाइनल आंसर विल बी दिस टू आंसर। ओके, तो आई होप सो आप इसके बाद सॉल्व तो इजीली कर सकते हो। इक्वेशन मैंने बना दिया है एंड आपको समझ में भी आ चुका होगा। परफेक्ट। ओके, सिर्फ एक चीज याद रखना कि कभी भी आप नंबर को एक्स वाई के फॉर्म में नहीं लिखोगे, उसको हमेशा एक्सपेंशन के तरीके से ही लिखेंगे। So I hope so this is clear to you. अब मैं आपको लेकर चलता हूं एक्सरसाइज के वर्ड प्रॉब्लम्स पे। ये दोनों जो हमने एग्जांपल्स किए, ये दोनों इंपॉर्टेंट थे। तो एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 जो कि वर्ड प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सारे पैटर्न आई थिंक सो आपने एक एक बार तो देख ही लिया है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो आपने पहले क्लास में मैम ने आपको एक्सप्लेन किया ही था कि आप उसमें अजम्पशन किस तरीके से लेंगे। तो चलो उसी को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 1, सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं एंड देन विल स्टार्ट विद अवर अजम्पशन। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। ये था आपका पहला कंडीशन। वैसा ही दूसरा कंडीशन है, it becomes 1 by 2 if we add 1 to the denominator। क्वेश्चन कभी भी अगर करेंगे, सबसे पहले तो पैटर्न आइडेंटिफाई कर लो। पहला तो ये फ्रैक्शन के ऊपर है, यानी कि अजम्पशन होगा आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे। ठीक है, फिर आप पूरे के पूरे क्वेश्चन को दो पार्ट में ब्रेक करो, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन। तो चलो सबसे पहले हम ले लेते हैं अजम्पशन। फ्रैक्शन का क्वेश्चन है तो हम अजम्पशन में लेंगे लेट द न्यूमरेटर, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स। ओके, एंड वैसे ही लेंगे लेट द डिनोमिनेटर बी वाई। अगर न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है, तो आपका फ्रैक्शन बन जाएगा, तो द फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू x अपॉन y। ओके, तो आई होप सो ये अजम्पशन क्लियर है आपको। ठीक है, अब अजम्पशन लेने के बाद हम जाएंगे हमारे फर्स्ट कंडीशन पे। सबसे पहला कंडीशन देखो, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। So I'm writing according to the question। पहला केस, हमें न्यूमरेटर हमने डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये कर दिया y माइनस 1। जब ये कंडीशन, जब ये दो चीज आप करते हो तो आपका फ्रैक्शन बन जाता है 1। ओके, तो जो स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट को मैंने इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लेते हैं। तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू y माइनस 1, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2। ओके, so I hope so you're clear with the first equation।
ये आ चुका है आपका। चलो अब चलते हैं हम सेकंड केस पे, वहां से मिल जाएगा दूसरा इक्वेशन, फिर आप जा सकते हो एलिमिनेशन मेथड पे, तो इजीली आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड कंडीशन कहता है आपका फ्रैक्शन बन जाएगा 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर विल रिमेन एज इट इज, डिनोमिनेटर में हम ऐड कर देंगे 1, तो आपका फ्रैक्शन बन जाता है 1/2। कर दिया इक्वेशन में कन्वर्ट स्टेटमेंट को। चलो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं। 2x इज इक्वल्स टू y प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया है, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, यहां से आ गया आपका सेकंड इक्वेशन। नाउ आई कैन थिंक सो कि आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो आगे। यस और नो, प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। ओके परफेक्ट। तो सिर्फ इंपॉर्टेंट जो चीज है यहाँ पे वो है इक्वेशन बनाना। एक बार इक्वेशन बन गया फिर तो आपकी मर्जी, आपको जो मेथड पसंद है ज्यादा आप उसके जाइए। तो चलो चलते हैं तीसरे सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट ऑफ ऑल विल रीड इट, पैटर्न समझेंगे, फिर दो पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे एंड देन वी विल मूव अहेड फॉर द इक्वेशन फ्रेमिंग। क्वेश्चन देखो, sum of the digits of a two-digit number, sorry, question number 2 is 5 years ago, 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. चलो तो पैटर्न आपने आइडेंटिफाई किया कि क्वेश्चन एज के ऊपर बेस्ड है। एज के ऊपर कभी भी क्वेश्चन आया तो आपका अजम्पशन बहुत ही एप्रोप्रिएट होना चाहिए, एंड वो होगा कुछ ऐसा जो आपने लास्ट क्लास में भी सीखा था, एज वाला क्वेश्चन। उसमें अजम्पशन में आप लिखते थे लेट द प्रेजेंट एज, ओके, एज वाले क्वेश्चन में अजम्पशन हमेशा प्रेजेंट एज का ही होना चाहिए। यहाँ पे दो जनों के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, नूरी एंड सोनू, so we will take let the present age of Noori be X years. Okay, as I said, unit is very much important. वैसे ही आप let the present age of दूसरा जो इंसान है वो है सोनू, तो सोनू की प्रेजेंट एज हम ले लेते हैं y years। ठीक है, अजम्पशन क्लियर है, अजम्पशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज वाले क्वेश्चन में, और वो हमेशा बेस्ड रहेगा प्रेजेंट एज पे। ओके चलो, आफ्टर यू आर डन विद द अजम्पशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी आर मूविंग टू द फर्स्ट केस। पहला केस जो है दैट इज 5 years ago। अब 5 years ago दैट मीन्स 5 साल पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we will write the age of नूरी एंड सोनू, जो 5 साल पहले थी उनकी। ठीक है, हमने अजम तो उनका प्रेजेंट एज लिया कि प्रेजेंट एज जो नूरी का है वो एक ले, नूरीज एज विल बी x माइनस 5, उसमें से ऑब्वियसली आप 5 डिडक्ट कर दोगे। वैसे ही 5 years ago सोनू की जो एज होगी उसमें से भी आप 5 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, ये आ गया उनके 5 साल पहले का एज। अब 5 साल पहले के एज में कंडीशन क्या दी है वो समझते हैं। द कंडीशन इज नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि नूरी का जो एज 5 साल पहले था, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड, यानी कि 3 टाइम्स बड़ी है किससे, सोनू की एज जो 5 साल पहले थी उससे। ठीक है, तो यहां पर आ चुका है आपका एक इक्वेशन जिसको आपको सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलो कन्वर्ट कर देते हैं। x minus 5 is equals to 3y minus 15. So x minus 3y is equals to minus 10. ठीक है, यह आ चुका है आपका पहला इक्वेशन। एज वाले क्वेश्चन में स्टार्टिंग हमेशा प्रेजेंट एज, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन में जाओ, पहला केस देखो,
आइदर इट कैन बी ऑफ पास्ट, आइदर इट कैन बी ऑफ फ्यूचर। तो उस वाले कंडीशन का एज लिख दो एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो कंडीशन दिया है उसको इक्वेशन में फ्रेम कर दो। चलो ऐसे ही मैं आपको लेकर चलता हूं सेकंड वाले केस पे। जो सेकंड वाला केस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 10 इयर्स लेटर को। सेकंड केस इज फॉर 10 इयर्स लेटर, 10 साल के बाद। 10 साल के बाद नूरी की एज क्या हो जाएगी? यहाँ पे स्पेस कम है इसके लिए मैं सिर्फ नूरी लिख रहा हूं, बट यू विल राइट द एंटायर स्टेटमेंट। नूरी की एज हो जाएगी प्रेजेंट एज से 10 ज्यादा। वैसे ही सोनू की जो एज होगी वो प्रेजेंट एज से 10 ज्यादा हो जाएगी। तो ये दोनों आपने लिख दिया। सेकंड केस में उनकी एज क्या है? 10 साल बाद। अब कंडीशन रीड करो। द कंडीशन सेज 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की जो एज है वो ट्वाइस होगी सोनू की एज से, बराबर। तो नूरी की एज 10 साल बाद क्या थी? x + 10 दो, और सोनू की एज y + 10। तो आपने उसको इक्वेशन में बदल दिया। यू कैन कन्वर्ट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, x + 10 2y + 20, so x - 2y is equals to 10। तो यहां पर से आ गया आपका दूसरा इक्वेशन। नाउ यू कैन गो फॉर द एलिमिनेशन मेथड एंड यू कैन फाइंड x and y। x and y are the present age of Noori and Sonu. So I hope so this question is clear to you. Everyone just note down these equations, then we'll move to the next question. That is question number 3. सबको वॉइस क्लियरली आ रही है क्या? Oh. Okay, now everyone, can you all hear me? Perfect. Good. Chalo, so now we'll start with the next question, that is question number 3. Perfect, perfect. Good. Chalo, तो चलते हैं question number 3 पे. Everyone just read the question number 3, then we'll start with the explanation part. Now it's fine. We'll see. अगर अभी भी कुछ glitches आ रहे हो तो आप message में बताइए मुझे. Question number 3 says, the sum of the digits of a 2-digit number is 9. Again देखो जो हमने example किया था second वाला उसके जैसा ही ये पूरा का पूरा question है. Sum of the digits of a 2-digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit. पूरा क्वेश्चन आप लोग एक बार पढ़ोगे, बहुत डिफिकल्ट होता है एक बार में समझना. सो व्हाट वी विल डू, जो मैंने आपको 2 चीजें सिखाई है, पहले अजम्पशन ले लो, फिर उसके बाद आप जाओगे फर्स्ट केस एंड सेकंड केस पे. ठीक है. सो सबसे पहला अजम्पशन कर लेते हैं हम फॉर द क्वेश्चन नंबर 3. अब आपका 2 डिजिट नंबर है तो अगेन आप लोगे टेंस प्लेस एंड यूनिट प्लेस. सो let the digit at 10th place be x. Okay, just a minute. Okay, so we'll start it again. हमने जो assumption लिया है that is let the, वहां पर हमने ले लिया है x एंड लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस मैं ले लूंगा उसे that is y. ठीक है. तो डिजिट एट 10th place be x and in the same way digit at unit place be y. ठीक है.
10th प्लेस आ चुका है, यूनिट प्लेस आ चुका है, आपका 2 डिजिट नंबर आप लिखोगे देयरफॉर द नंबर इज 10x प्लस y। ठीक है, यह आ चुका है आपका नंबर 10x प्लस y। असम्पशन डन। अब चलते हैं सबसे पहले सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। पहला वाला केस कहता है कि ऐड कर दो तो आंसर आता है 9। दैट इज सम ऑफ द डिजिट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। परफेक्ट। चलो, ये आ चुका है आपका पहला कंडीशन से पहला इक्वेशन, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। सेकंड केस पे चलते हैं। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। जैसे जैसे आप स्टेटमेंट रीड करते जाओगे वैसे वैसे इक्वेशन भी बनाते जाओ। 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी कि 9 टाइम आपका जो नंबर है वो है 10x प्लस वाई। ठीक है, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। अब जब एक्स वाई नंबर रिवर्स हो जाएगा तो वो वाई एक्स हो जाएगा। तो वाई एक्स वाले को इक्वेशन के फॉर्म में आप ऐसे लिखोगे 10y प्लस एक्स। ठीक है, अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए by multiplying both of them inside, that is 90x plus 9y 20y plus 2x. This 2x will come over here, so 90x minus 2x will give you 88x, और ये 20y जब इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा minus 11y is equals to 0. Now you can take 11 common to simplify it more, so it will be 8x minus y is equals to 0. ये आ गया आपका सेकंड इक्वेशन। ठीक है, so I hope so you can easily solve it now. इक्वेशन बनाना समझ में आ गया आपको। दो पार्ट है, सबसे पहला assumption and second part is break the entire question into two part, that is first case and second case. Okay, चलो, now we'll move to the question number 4. Everyone just note down these two equations, then we'll move to the question number 4. Sunat, everything is clear? All the questions, all the questions. Perfect. आप नहीं कर रहे हो कि आता है सब, स्कूल में हो चुका है इसके लिए? ओके, गुड गुड गुड, आई कैन सी। So 15 to 20 seconds more, then we'll start with the question number 4. अब मैं थोड़ा सा पेस अप करने वाला हूं क्योंकि हमें थोड़ा पार्ट खत्म करना है इसमें। चलो, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। क्वेश्चन नंबर 4 सेज, पहले तो पैटर्न आइडेंटिफाई करेंगे। मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ ₹2000. She asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 notes only. Meena get 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. ठीक है, चलो, तो ये सेम क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं तो 9th स्टैंडर्ड में आ चुका है, 8th में भी आया था। ठीक है, तो इसमें हम अजम्पशन लेंगे जो आपके दो डिनोमिनेशंस हैं, ₹50 एंड ₹100। तो वी विल टेक इट एज, हमारा अजम्पशन होगा लेट दी ₹50 नोट्स बी एक्स, यानी कि 50 रुपए के नोट टोटल हमने ले लिए हैं एक्स, एंड लेट ₹100 नोट्स बी वाई। ठीक है, 50 रुपए के टोटल एक्स नोट्स हैं एंड 100 रुपीज के टोटल वाई नोट्स हैं। ओके, नाउ गो विद द स्टेटमेंट को पार्ट में ब्रेक करेंगे। मीना वेंट टू अ बैंक, रुपए टोटल उन्होंने लिए हैं 50 रुपीज के डिनोमिनेशन एंड 100 रुपीज के डिनोमिनेशन में। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट केस, कैन आई राइट लाइक दिस कि 50 रुपए के नोट टोटल एक्स हैं, तो वैल्यू कितना बनता है 50x। जैसे कि अगर आपके पास 10 रुपए के 5 नोट होंगे तो आपके पास टोटल वैल्यू कितना हुआ 50 रुपीज। ठीक है,
तो वैसे ही 50 रुपए के एक्स नोट्स हैं, सो द वैल्यू इज 50x, और 100 रुपीज के टोटल वाई नोट्स मिले हैं उसे, तो वैल्यू बन जाएगी 100y। दोनों को जब आप ऐड कर दोगे तो उसको टोटल कितने रुपीज मिले हैं बैंक से? 2000। ठीक है, तो यहां से आपका आ गया फर्स्ट इक्वेशन। ध्यान से देखना, आपका जो डिनोमिनेशन है उसको आप नंबर ऑफ नोट से मल्टीप्लाई कर दो। 50 रुपीज का नोट था, एक्स है, तो 50x इज द वैल्यू। सेम वैसे ही फॉर 100। अब इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, मैं वो नहीं कर रहा और वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। हम चलते हैं सेकेंड केस पे। दूसरा स्टेटमेंट जो है दैट इज मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, यानी कि 50 रुपए के नोट जितने मिले दैट इज एक्स, और 100 रुपए के जो सारे नोट्स मिले, दोनों को हम मिला देंगे तो उसको मिले हैं टोटल 25 नोट्स। ठीक है, तो यहां से आ गया आपका सेकेंड इक्वेशन। ओके, तो एवरीवन आई थिंक सो इट इज क्लियर टू यू। आप फर्स्ट वाले इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई करेंगे और फिर उसके बाद दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, जस्ट नोट डाउन द इक्वेशंस, देन विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। Just note down the equation of question number 4. In the word problems, as I say, two things are very important. The very first is your assumption. Assumption आप क्या लेते हो, कैसे लेते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दूसरा चीज कि आप पूरे के पूरे वर्ड प्रॉब्लम को दो पार्ट्स में ब्रेक करो, फर्स्ट केस एंड सेकंड केस। अपने आप आपको इक्वेशंस फ्रेम हो जाएंगे। चलो विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। एवरीवन जस्ट रीड द क्वेश्चन नंबर 5, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। Okay, so in the question number 5, it is given a lending library has a fixed charge for the first 3 days and then additional charge for each day. Okay, perfect. Thereafter, Sarita paid rupees 27 for a book kept for 7 days. Kanan, आपका जो आंसर आया है that is okay, perfect. चलो पहले अभी फिफ्थ वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आप इससे सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पर आप अजम्पशन जो लेंगे वो स्टेटमेंट में ही आपको समझ में आ चुका होगा कि दो कंडीशन है यहाँ पे। 3 दिन का एक चार्ज फिक्स है, फिर उसके बाद हर दिन के लिए अलग अलग चार्ज पे करना है आपको। तो आपका अजम्पशन कुछ इस तरीके से होगा, लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days, लेट द फिक्स्ड चार्ज for first 3 days be ₹X। ठीक है, अगेन यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट्स लिखना मत भूलिएगा। चलो ये तो हो गया पहला अजम्पशन। दूसरा अजम्पशन है कि 3 दिन के बाद अगर आप एक दिन भी एक्स्ट्रा लोगे तो उसके लिए एक अलग अमाउंट आपको पे करना है। सो वी विल टेक इट एज लेट द एडिशनल चार्ज पर डे, उसको हम ले लेते हैं ₹Y बराबर। पहले 3 दिन के लिए आपको X रुपीज पे करना है और उसके बाद हर एक दिन के लिए Y रुपीज आप पे करेंगे बराबर। चलो चलते हैं सबसे फर्स्ट कंडीशन पे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द वेरी फर्स्ट केस, अब आप वर्ड प्रॉब्लम को एक पार्ट, पहला पार्ट रीड करेंगे। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। ध्यान से रीड करो, 7 days रखा है, तो 7 days में पहले 3 दिन का तो चार्ज फिक्स है दैट इज X। अब 3 दिन का चार्ज आपने पे किया तो बचते हैं टोटल और 4 days। तो एक दिन का चार्ज है Y, तो 4 दिन का होगा 4Y। उसने पे किया है टोटल 27 रुपीज। वैसे ही यहां से आपका आ गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड केस पर चलते हैं। सेकेंड केस में उसने पे किया है 21 रुपीज फॉर 5 days। तो पहले 3 दिन के लिए तो प्राइस है, 3 दिन का प्राइस आपने दे दिया, 2 दिन बाकी है तो 2 दिन के चार्ज होंगे 2Y, तो X + 2Y
ओके, तो आई थिंक तो ये बहुत इजी थे, सिर्फ आपको डेज को डिवाइड करना है। पहले 3 दिन का चार्ज आप लोगे x रुपीज, और फिर उसके बाद जितने भी दिन आप रखो, एक दिन का y है तो जितने भी दिन एक्स्ट्रा रखे आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे y से। ओके, जस्ट नोट डाउन दिस। फिर इसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूं जो एग्जैक्टली सेम है क्वेश्चन नंबर 5 के जैसे ही। बट बिफोर मूविंग फर्दर अहेड, आप पहले इन इक्वेशंस को नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको करवाता हूं एक और क्वेश्चन जो बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 5 के जैसे ही है पूरा का पूरा। Yes, Aditya, your answer is correct. Nihar is correct. X is 15 and Y is 3. चलो, तो अब आप ओपन कीजिए आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3.5, उसका पहला क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम का सबसे पहला वाला, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। एवरीवन जस्ट टेक आउट योर एक्सरसाइज 3.5 का सबसे पहला वर्ड प्रॉब्लम, एक्सरसाइज 3.5, एंड रीड द क्वेश्चन नंबर 1। सेम टू सेम आपके क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही है, सिर्फ कंडीशन थोड़ी सी बदल दी गई है। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड, यानी कि हॉस्टल में रहने का एक चार्ज फिक्स है, एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। ओके, सो अगेन स्टेटमेंट रीड करते ही आपको आपका अजम्पशन पता चल गया होगा कि आप अज्यूम क्या करेंगे। आप ले लेंगे फिक्स चार्ज को x, जैसा आपने पहले लिया था, और एडिशनल चार्ज पर डे को आप लोगे y। So just pay attention on the assumption. Let the fixed monthly hostel charges, statement बहुत ही appropriate होना चाहिए। हॉस्टल चार्जेस बी रुपीज, मंथली हॉस्टल चार्जेस जो कि फिक्स्ड हैं, दैट इज रुपीज x, एंड उसके बाद एक दिन खाना खाने का एक अलग चार्ज हम लेंगे। ओहो आदित्य, इट्स गुड, योर स्पीड इज फाइन। चलो, दूसरा अजम्पशन हम लेंगे, चार्ज ऑफ फूड पर डे, चार्ज ऑफ फूड टेकन पर डे, इसको मैं ले लेता हूं रुपीज वाई। ठीक है, चलो, दो पार्ट में ब्रेक हो चुका है। फिक्स चार्ज है x रुपीज, एंड एक दिन खाना खाओगे तो उसके लिए y रुपीज देना है। मान लो अगर 5 दिन खाओगे तो 5y रुपीज देना पड़ेगा। तो ऐसे ही चलते हैं हम हमारे पहले केस पे। The first case says when a student A takes food for 20 days, उसने 20 दिन खाना खाया, she has to pay rupees 1000 as hostel charges, यानी कि टोटल अमाउंट उसने पे किया है 1000 रुपीज, जिसमें से रहने का चार्ज तो फिक्स है, x तो देना ही है। 20 दिन ज्यादा खाना खाया तो उसमें 20y ऐड हो जाएगा, बराबर। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही सेकंड केस पे चलते हैं, जो आपका सेकंड स्टूडेंट है, स्टूडेंट बी, हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, और वो पे करता है 1180 रुपीज। कितने दिन खाना खाया वो? 26। तो फूड चार्जेस 26y हो गए, और फिक्स्ड चार्जेस तो उसको पे करने ही है, दैट इज x। तो यहां से आ गया आपका सेकंड इक्वेशन। ओके, so now I think so we can easily solve these two equations and find the value of x and y, जो कि है आपका फिक्स चार्ज एंड चार्ज ऑफ फूड पर डे का। ठीक है, so for today we are going to wrap up the session। यहाँ तक ही आज हम करने वाले थे, जिसमें हमने 3.4 के वर्ड प्रॉब्लम्स और 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं, एंड 3.5 का
एक वर्ड प्रॉब्लम किया है जो सेम टू सेम बेस था आपके क्वेश्चन नंबर 5। फर्दर वर्ड प्रॉब्लम जो इसके अंदर है ये सारे इंपॉर्टेंट है, एंड इसके बाद हम जाएंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे, दैट इज अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। ओके, तो वहां तक जाने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट यू कि ये जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स हमने किए हैं इसको आप प्रॉपरली एक बार सॉल्व करें और एक बार खुद से इक्वेशन फ्रेम करने की कोशिश करें। ओके, गुड। तो अभी तक हमने जितने भी चीजें की, अगर किसी को डाउट हो सो यू कैन प्लीज रेज योर हैंड। यस प्रियांश, योर डाउट। सर इस चैप्टर पर एक वो बैकअप क्लास मिल सकती है? बैकअप क्लास के लिए एक बार मुझे मैसेज कर दो, उसमें जो भी टॉपिक चाहिए आपको, देन उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। ठीक है? ओके Okay. Any doubt related to the concept which we have covered today? Yes, Yavan. सर एक्सरसाइज 3.4 सेकंड का फर्स्ट पार्ट है ना, वो वाला एक दूसरी बार समझाओ ना। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर कौन सा? सेकंड का फर्स्ट पार्ट। सेकंड का फर्स्ट पार्ट। ओके, वो है 5 years ago वाला। 5 नहीं, years वो ago। ऊपर वाला, उसके ऊपर वाला। अच्छा, फर्स्ट वो फ्रैक्शन वाला, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ठीक है, देखो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको फर्स्ट का सॉल्यूशन। हाँ। फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है तो हम अजम्पशन हमेशा क्या ले लेंगे कि न्यूमरेटर को आप एक वेरिएबल ले लोगे और डिनोमिनेटर को दूसरा वेरिएबल ले लोगे, बराबर? तो आपका फ्रैक्शन बन जाएगा x अपॉन वाई। यस। एंड इन द फर्स्ट केस वो लोगों ने बोला है कि आपको न्यूमरेटर में ऐड करना है 1 एंड डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट करना है 1, तो आपका फ्रैक्शन बन जाता है 1। ओके, तो हमने क्या किया, हमारा फ्रैक्शन था x अपॉन वाई, हमने न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, दैट इज इक्वल्स टू 1। और ऐसा ही सेकंड केस था, आपका फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है जब आप डिनोमिनेटर में 1 को ऐड कर दो। तो हमने कर दिया डिनोमिनेटर में 1 को ऐड, न्यूमरेटर को कुछ छेड़ना ही नहीं है, दैट इज इक्वल्स टू 1/2। फिर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लीजिए एंड यू विल गेट द इक्वेशन। ओके ओके ओके, एनी मोर डाउट प्लीज? Yes, if anyone have any kind of doubt, the questions जितने भी हमने आज अभी किए, रेशियो वाला, इनकम, एक्सपेंस, एनीथिंग? Yes everyone? नो सर। नो सर। बोलो। सर Yes Manoj, everything clear? यस सर। Perfect. तो जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स हमने किए हैं अभी तक वो सारे आप एक बार होमवर्क में करेंगे एंड विद द प्रॉपर अजम्पशन सॉल्यूशन पूरा एंड तक होना चाहिए, एंड हर वर्ड प्रॉब्लम में फाइनल कंक्लूजन स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है। ओके, तो फाइनल स्टेटमेंट लिख दीजिएगा and then your word problem will get ended. So we'll wrap up the session and next time हम मिलेंगे for the exercise 3.5 second वाले word problem से we'll start and we'll understand some new concepts also. So we'll meet the next session. Bye. Bye, sir. Bye.